चैप्टर 9 है दिव्यांगता, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पहला प्रश्न है दिव्यांगता का तात्पर्य है। दिव्यांगता का क्या अर्थ होता है ये बताना है। इसमें ऑप्शन है शारीरिक अक्षमता, मानसिक, या ये दोनों या कोई नहीं। तो दिव्यांगता दोनों ही कहलाती है, चाहे वो शारीरिक हो, पेशियों से संबंधित, या वो मानसिक कोई कमी हो, तो वो दोनों ही दिव्यांगता के अंतर्गत आती है। दूसरा प्रश्न है यदि कोई बच्चा अक्षर और शब्दों को उल्टा पढ़ता है तो उस विकार को क्या कहते हैं। तो उस विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं, क्योंकि डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे को मतलब अक्षर या जो शब्द होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं। तो ये पढ़ने से संबंधित परेशानी होती है। मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में अभाव होता है। मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में सूझबूझ और तर्क क्षमता का अभाव होता है, कि जो उसकी मानसिक विकास होता है वो भी धीमी गति से होता है। तो जो भी डिसीजन या लॉजिकली कोई बात होती है तो वो इस चीज़ का उसमें अभाव पाया जाता है। तो ये हो गया। निम्नलिखित में से एक मानसिक बीमारी है। तो इन सब में मानसिक बीमारी डिस्ग्राफिया है, मतलब इसमें ये लेखन से संबंधित एक विकार है, तो इसको एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसमें ये डिस्ग्राफिया एक मानसिक बीमारी होगी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल औषधि का उपयोग किया जाता है। तो पैरासीटामोल बुखार आने पे होती है, शरीर का तापमान कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है डिस्ग्राफिया एक मानसिक बीमारी है, डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में है। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे का जो विकास है वो धीमी गति से होगा, तो विकास आएगा इसमें। एंटीसेप्टिक दवा का प्रयोग घाव को संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती हैं वो घाव पे लगाई जाती हैं कि इन्फेक्शन ना हो। और चोट को रेत और मिट्टी से बचाना चाहिए। अगर कोई चोट लगती है तो उस पर रेत और मिट्टी ना हो, नहीं पड़ना चाहिए, तो उससे बचाना चाहिए। और दवाइयों की निर्माण दिनांक और अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदनी उपयोग करनी चाहिए। मतलब दवाइयों पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट होती है वही देख के हमको खरीदनी और उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद अगर कोई दवाई यूज़ करते हैं तो वो नुकसानदेह हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा सही और गलत का निशान लगाना है। सेरेब्रल पैलेसी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है। तो ये सही है कि ये एक मानसिक ब्रेन संबंधित रोग है, तो इसमें लोकोमोटर दिव्यांगता होती है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। तो नहीं, क्योंकि दृष्टिबाधित हैं तो देखने में कठिनाई होगी, सुनने में क्यों होगी। अगला है श्रवण बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। तो ये भी गलत है, श्रवण बाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। तो ये सही है, दिव्यांगता दोनों ही प्रकार की हो सकती है। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है। तो नहीं, डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी नहीं है। डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता है। तो ये सही है, डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है और लिखने की गति भी धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का, कि श्रवण बाधित व्यक्ति को हम मिलाएंगे कान से, क्योंकि श्रवण बाधित जो होते हैं उन की क्षमता कान में होता है प्रॉब्लम। दृष्टिबाधित का आँख से संबंध हो गया। लोकोमोटर दिव्यांगता हड्डी, जोड़ या मांसपेशियों से है। और मानसिक दिव्यांगता जो है वो ब्रेन यानी मस्तिष्क से संबंधित होगी। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि कुछ शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं यहाँ पे दी हुई हैं, उसमें जन्मजात और उपार्जित दिव्यांगता कौन सी हैं वो लिखनी है। तो देखिए पहले ये समझ लीजिए जन्मजात में वो आएंगी जो जन्म से ही परिलक्षित होती हैं, जो परेशानी जन्म से ही हो बच्चे में, चाहे वो जेनेटिक हो, किसी दवाओं के दुष्प्रभाव से हो, या गर्भ के दौरान संक्रमण हो, मतलब किसी भी तरीके की जो बीमारी होगी वो जन्मजात होगी। और उपार्जित में वो होगी कि वो जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, किसी भी दुर्घटना से या किसी अन्य कारण से, तो वो उपार्जित में आएंगी। जैसे पहला है इसमें कि आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना। तो ये अचानक एक्सीडेंटली ऐसा हुआ है, तो वो किसी भी जीवन काल के किसी भी समय में हो सकती है, तो ये उपार्जित में आएगा आकस्मिक दुर्घटना। पोलियो रोगी ये जन्मजात में आएगा, ये जन्मजात होती है। हाथ पैर का ना होना ये भी जन्म से ही परिलक्षित होने वाली है। सेरेब्रल पैलेसी ये भी एक ब्रेन से संबंधित है, तो वो जेनेटिक हो सकती है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया ये दोनों भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर में हैं, तो ये जन्म से ही परिलक्षित होते हैं। मूक बधिर ये भी जन्मजात हो सकते हैं।
और उपार्जित दिव्यांगता में आएगा कि आँख में चोट लगने से दिखाई नहीं देता, तो ये उपार्जित दिव्यांगता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इन प्रश्नों के इस आधार पे उत्तर देने हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्रेल लिपि से अगर व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसका नेत्र जो है, जो आँखें हैं वो प्रभावित होंगी। बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? देखिए, बिना जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि के आधार से पढ़ते हैं। मतलब इस लिपि में जो अक्षर, वर्ण या संकेत होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, तो व्यक्ति उसे स्पर्श करके, छू के पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ये विभिन्न अंग दिए गए हैं, इनके कार्य लिखने हैं। जैसे हाथ है तो ये वस्तु को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना, भार उठाना, ये सब हाथ के कार्य हैं। पैर हमारे चलने में सहायक होते हैं, संतुलन बनाने में, तो ये पैर हो गए। आँख दी हुई है, इसका कार्य देखने का हो गया। कान का कार्य सुनने का हो गया, संतुलन बनाने का हो गया। ब्रेन का कार्य है कि जो भी ज्ञान, बुद्धि, हमें याददाश्त जो होती है, विचार, निर्णय, जो भी डिसीजन होते हैं, उसका नियंत्रण और नियमन जो होता है वो ब्रेन ही करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 हमारा कि ये कुछ अंग दिए गए हैं, अगर इनकी कार्य क्षमता में कोई कमी आती है तो क्या कठिनाई हो सकती हैं, उनको लिखना है। जैसे हाथ पैर की अक्षमता है कोई, तो देखिए दैनिक कार्य करने में कठिनाई होगी व्यक्ति को, और मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आँख की अक्षमता है तो आसपास की चीज़ों को देखने में कठिनाई होगी, पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। कान की अक्षमता है तो सुनने में और साथ ही फिर बोलने में भी वो सक्षम नहीं हो पाएंगे, शब्द उच्चारण में कठिनाई होगी। मस्तिष्क की अक्षमता के कारण बच्चे का विकास धीमी गति से होगा, जो सूझबूझ है उसका विकास नहीं हो पाएगा, और व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इस तरह से अनेक समस्याएं होती हैं इस तरह से कमी होने पर। और इसके अलावा आप भावनात्मक या संवेगात्मक समस्याएं भी लिख सकते हैं। इस तरह की कोई कमी होती है तो वह भी एक कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली उपयोगी सामग्री। ये प्रथम उपचार जो होता है, जो चोट लगने पे तुरंत दिया जाता है, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सी उपयोगी सामग्री हो सकती है वो हैं। तो जैसे रुई होनी चाहिए, कैंची हो सकती है, थर्मामीटर, और ये गैस बदहजमी की दवाएं, डिटॉल, ग्लूकोज या ORS के पैकेट, पेन बाम, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर की दवाएं, ये सामान जो है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रथम उपचार पेटी में रखी जाने वाली यहाँ पे ये सामग्री है, उनका क्या यूज़ होता है। तो जैसे कपास है तो यानी कि रुई जो होती है वो उसका यूज़ होता है कि रक्तस्राव या मतलब कोई चोट लग जाए, ब्लीडिंग होए, तो इसको रोकने के लिए, साफ़ करने के लिए घाव को रुई का इस्तेमाल किया जाता है। बैंडेड का घाव पे लगाई जाती है बैंडेज, जिससे दर्द और सूजन कम हो। एंटीसेप्टिक डिटॉल रोगाणुओं के संक्रमण से बचाने के लिए हम डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। ORS जो होता है वो डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है कि वॉमिटिंग वगैरह या लूज मोशन में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसके लिए ORS का घोल दिया जाता है। पैरासीटामोल बुखार कम करने में, दर्द को दूर करने में दी जाती है। थर्मामीटर बुखार की जांच करने और तापमान ज्ञात करने के लिए शरीर का यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम कोई छोटी चोट लग जाए, कटी जगह पे लगा के हम घाव को भरते हैं कोई भी इन्फेक्शन से रोकने के लिए। तो ये सामग्रियों का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये वर्कशीट हमारी हो गई है। धन्यवाद।